2023 सीजल में लास्ट ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन था प्री में, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे और इसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से सॉल्व करेंगे जो हम एग्ज़ाम टाइम में इस मेथड को यूज करेंगे। ऐसा मेथड यूज करेंगे जिसको अगर हम खुद एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो वो मेथड हम बताएंगे डायरेक्ट, जो तेज़ भी होगा और सही भी होगा, जिसे आप सीख भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपो एरर है। पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल सी और एंगल जेड जो है बराबर है, ए सी जो है एक्स जेड के बराबर है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्त आवश्यक है। बी सी बराबर वाई जेड, ए बी बराबर एक्स वाई, बी सी बराबर ए बी और ए बी बराबर ए सी। देखेंगे इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है एंगल सी और एंगल जेड बराबर है। पहले दो ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे। इसमें बोल रहा है एंगल सी और एंगल जेड बराबर है। दो एंगल बराबर, वो दोनों को कोरिस्पोंडेंट लिखेंगे। फिर बोल रहा है ए सी एक्स जेड के बराबर है। ए सी ये है, एक्स जेड ये है, ए सी एक्स जेड के बराबर है। ठीक है, अब जो बच गया बी, अब जो बच गया यहाँ पे वाई एक्स वाई जेड, और एंगल सी एंगल जेड के बराबर है और ए सी जो है एक्स जेड के बराबर है। इसका मतलब साफ है कि बाकी जो है ये बराबर हो जाएगा, बाकी ये तीनों जो है इसके बराबर हो जाएगा। और जो एक्स वाई जेड है वो सर्वांगसम है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। बी सी बराबर वाई जेड, बी सी बराबर वाई जेड, तो बी सी वाई जेड के बराबर हो क्योंकि ये कोरिस्पोंडेंट है। और ए बी बराबर एक्स वाई, ए बी एक्स वाई के बराबर होगा क्योंकि ए बी कोरिस्पोंडेंट है। और बी सी बराबर ए बी बराबर एक्स वाई, ए बी बराबर हो जाएगा। बी सी बराबर ए बी, ये नहीं होगा। और ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये बराबर नहीं होगा। इसमें दो ऑप्शन मैच कर रहा है, शायद क्वेश्चन में कुछ गलत हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें x बराबर -4 दिया है, y बराबर -1 दिया हुआ है और 3x क्यूब, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस 12x वाई स्क्वायर प्लस 7x वाई क्यूब का मान ज्ञात किया। इसमें दिया गया x बराबर -4, y बराबर -1, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस 12x वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई क्यू का वैल्यू निकालना है। 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस 12x वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई क्यू, इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले देखेंगे क्या इसको x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब या x माइनस वाई का होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि 3 को हम क्यूब के फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, 7 को क्यूब के फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। तो डायरेक्ट अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, x बराबर -4 और y बराबर -1, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। x बराबर -4 पुट करेंगे तो -4 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 64 -64 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर 4 चौका 16 इंटू वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 प्लस 12, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा -12x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 वाई क्यू 7 इंटू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 × 12 = 18 19 -192 -16 85 -48 -7, ये आ गया। देख 8 7 15 15 2 17 के साथ बाकी रात में 17 से यूनिट डिजिट से ये आंसर मैच कर रहा है, लेकिन इसको फिर भी पूरा एक बार सॉल्व कर लेंगे जब लास्ट तक पहुँच ही गए हैं। तो 4 8 12 12 19 31 31 1 32 -327, इस प्रकार से 2 नंबर। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो इसमें हम पा रहे हैं कि इसको x प्लस वाई के होल क्यूब के फॉर्म में नहीं तोड़ पा रहे हैं क्योंकि ये क्यूब के फॉर्म में नहीं है। तो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको x प्लस वाई के होल क्यूब के फॉर्म में तोड़ने के लिए ज़्यादा दिमाग लगा कर टाइम वेस्ट कर सकता है, बट उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दें क्योंकि तुरंत आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। cos थीटा का वैल्यू √3/2 है। cos स्क्वायर थीटा इंटू टॉन, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। cos थीटा का वैल्यू √3/2 है। cos थीटा का वैल्यू √3/2 कब होता है, जब थीटा बराबर 30 डिग्री होता है, जब थीटा बराबर 30 डिग्री होता है।
अब tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा गुने cos स्क्वायर थीटा को लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा, ये कट गया sin स्क्वायर थीटा। sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। सी आंसर हो गया। चलेंगे अगले वाले में। अगला वाले में क्या बोल रहा है, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर प्राप्त होगा। मतलब कि 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर जितना प्राप्त होता है, तो पहले ये सेकंड वाले स्टेटमेंट से हम निकाल देंगे कि एसआई कितना प्राप्त मिल रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार 8,000 रुपये पे एसआई बराबर PRT इंटू बटे 100, पी प्रिंसिपल वैल्यू 8,000 रुपया हो गया, 5% इसका दर हो गया और टी बराबर 4/100 ये हो गया। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 5 का 20, 20 8 16, 1,600 रुपये ऐसा ही आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर इतना ब्याज प्राप्त होना है, 1,600 रुपये इसके बराबर प्राप्त होना है। तो 10,000 गुने 4% वार्षिक दर से कितना समय में, तो टी मान लेते हैं बटे 100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, ये 0 से ये 0, 4 का 16, टी बराबर 4 ईयर, ये आ जाएगा आंसर। यहाँ पर से साधारण ब्याज का वैल्यू निकाल कर इसके बराबर करना है, बेसिक फंडा ये है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट वाले में चलेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है और दोनों मिलकर एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। दोनों मिलकर एकांतर दिन के आधार पर, मतलब एक दिन ए करता है दूसरा दिन बी करता है, इसी को कहते हैं एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं। ए और बी दोनों जो है 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं, मतलब पहला दिन ए करता है दूसरा दिन बी करता है, ए से शुरू होता है, पहला दिन ए करता है दूसरा दिन बी करता है, इस तरह से 5 दिन चलता है और फिर बी ए जो है काम छोड़ देता है, ए उसके बाद काम छोड़ देता है 5 दिन, दोनों अल्टरनेट करके ए काम छोड़ देता है, फिर सारा काम बी पूरा करता है। पूछ रहा है कि बी कितने दिन में पूरा करेगा वो काम, शेष काम। यहाँ पर सबसे पहले ए कितने दिन में काम को पूरा करता है, 25 दिन में काम को पूरा करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में पूरा करता है। ये हो जाएगा 150, यहाँ पे से 30-25 एलसीएम ले लेंगे, 150 हो जाएगा। 30-25 का एलसीएम निकालने के लिए 150 आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए, सीधे 150 लिख देना एग्जाम में। अगर आप सोच रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी है। 25 छक्का 150, 30-25 150 ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये हो गया टोटल यूनिट ऑफ वर्क, टोटल यूनिट्स हो गया। ये हो गया ए बराबर 6, बी बराबर 5। अब बोल रहा है ए और बी दोनों 5 दिन के लिए काम करता है और ए से शुरू करता है। ए पहला दिन 6 करेगा, फिर बी दूसरा दिन 5 करेगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। इसको ऐड कर देंगे कितना, 6 5 11, 6 17, 17 5 22, 22 6 28, 28 यूनिट काम जो है हो चुका है अब तक। 28 यूनिट काम होने के बाद कितना यूनिट बचता है, 28 यूनिट काम होने के बाद 150 माइनस 28 बराबर 122 यूनिट काम बचता है। 122 यूनिट काम बचता है जिसमें से एक काम छोड़ देता है और बाकी बी को शेष कार्य करना है। बी का एफिशिएंसी कितना है 5, तो शेष कार्य कितना 122। तो बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और शेष काम 122 बटा 122/5 इतना दिन में बी पूरा करेगा। 24 × 120 2/5, 24 × 122 ये हो जाएगा आंसर। चलेंगे नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, यदि 4 संख्या 39 117 17 और यहाँ पे y है और y समानुपात है तो y का मान ज्ञात करिए। 39 117 समानुपात 17 अनुपात y। इसमें पूछ रहा है कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करके डिवाइड करते हैं। 117 × 17 चाहे तो इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, बट हमको याद रखना 117 × 17 को ऊपर लिखते हैं, 39 × y को नीचे लिखते हैं, बटे 39। 13 × 39, हाँ 13 × 39, 13 × 17 से 3 × 9 बराबर 17 × 51, y बराबर 51 इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्पीड जो स्पीड और टाइम का क्वेश्चन है, स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है
अपनी यात्रा का एक भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर अगला 100 किलोमीटर जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से करता है। पहला भाग जो है, पहला 120 किलोमीटर जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है। दूसरा 100 किलोमीटर जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है। और रिटर्न जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है। तो टोटल जो गया और जो रिटर्न आया उसका एवरेज स्पीड क्या होगा पूरे यात्रा का। तब इसको पहले सबसे पहले समझेंगे इसको इस तरह से। ये हो गया, पहला बार में चलता है 120 किलोमीटर और दूसरे बार में चलता है 100 किलोमीटर। पहले केस में 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरे केस में इसकी स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। पहले केस में हो जाता है 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरे केस में हो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से ये रिटर्न करता है तो इसका क्या हो जाता है 75 किलोमीटर पर आवर। चलेंगे अब आगे। अब हमको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 गया 100 गया, 120 गया प्लस 100 गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 120 गया प्लस 100 गया। अब फिर रिटर्न 120 गया इधर से, फिर 100 गया इधर से, फिर रिटर्न आया, रिटर्न में 220 किलोमीटर रिटर्न चल गया तो ये हो जाएगा 220 बटे। अब जो बोल रहा है टोटल डिस्टेंस मिल गया। अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 120 चला 80 किलोमीटर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया, 120 को जब 80 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका टाइम आ जाएगा। 120 किलोमीटर ये चला और 80 किलोमीटर प्रति आवर से रफ्तार, तो इसमें लगा हुआ टाइम मिल जाएगा। दूसरा केस में 100 चला, फिर 40 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से चला, फिर इसके बाद रिटर्न आया तो 220 किलोमीटर चला बटे 75 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चला। 120 चला 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तो टाइम निकाल दिए। फिर दूसरा केस में 100 चला 40 किलोमीटर की रफ्तार से फिर टाइम निकाल दिए। तीसरा केस में रिटर्न आया तो 220 चला 75 किलोमीटर तब निकाल। अब इसको सॉल्व करना इस क्वेश्चन का असली कैलकुलेशन पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 44 पचे 220 और 15 पचे 75 ये हो जाएगा। तीनों को ऊपर वाला ऐड कर देंगे 440 आ जाएगा। 220 440 बटे नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, 15 चौका 8 4 और 15 का इसका एलसीएम 120 आ जाएगा। 15 4 8 का एलसीएम 120 होगा। ये सब आपको मन में ही करना है अगर एग्जाम में जल्दी करना है तो। 15 ये हो गया, फिर 15 8 20 से और 15 12 180, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल है, ये 12 है और ये 8 है तो 15 8 120, 15 12 180 प्लस 4 30 चौका 120 300 प्लस 15 8 120 44 8 44 में 8 गुना करना है यहाँ पे। 8 चौका 32 के 2 बाकी रात में 3, 8 चौका 32 3 35 352 ये हो गया। अब इसको आगे लिखते हैं 440 गुने 120, 440 गुने 120 बटे 180 और 2 ये हो जाएगा 2 और 5 8 13 13 का 3 बाकी रात में 1 3 3 6 1 7 1 832। अब इसको सॉल्व करेंगे। 110 चौक 2 चौका 8 8 चौका 32 8 चौका 32 2 चौका 8 30 चौका 120 5 चौका 20 2 चौका 8 ये हो गया। 55 दूनी 110 15 दूनी 30 13 चौका 52 15 पचे 75 के 5 बाकी में 7 15 पचे 75 7 82 825 बटे 13 13 छक 78 13 छक 78 45 13 39 43 इसका आंसर हो 63 आंसर होगा। 63 इस वाले ऑप्शन में, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा 63। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मेन पार्ट है। आपका कैलकुलेशन में बहुत स्ट्रांग पकड़ होना चाहिए सीजीएल के लिए। आगे चलते हैं। आगे ग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ नहीं बनाओ इसलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। 7b - 1 बटे 4b बराबर 7 है और 16b² प्लस 1 बटे 49b² का वैल्यू निकालना है। 16b²
प्लस 1/49 बी स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। इसको लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर प्लस 1/7b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7b और नीचे दिया हुआ 4b, तो ऊपर वाले में ऐसा नंबर गुना करें ताकि इसको 4b प्लस 1/7b के फॉर्म में लिख सकें। तो ऊपर वाले में हम जो है इसमें कितना गुना कर देते हैं, इसमें 1/7 गुना कर देते हैं, इसमें 4/7 गुना कर देते हैं। तो 4/7 जब इसमें गुना करेंगे, इसमें जब 4/7 गुना करेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b माइनस 4 से 4 नीचे कैंसिल हो जाएगा 1/7b बराबर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 4। अब यहाँ से इसको चलेंगे 4b स्क्वायर प्लस 1/7b स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4b माइनस 1/7b का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ab प्लस 2ab 2 इंटू 4b इंटू 1/7b, b से b कैंसिल हो जाएगा, 4b माइनस 1/7b बराबर 4, 4 चौका 16 प्लस 4 दूनी 8/7, 16 सत्ते बरियोता से 112 8 120 120/7 इसका आंसर ये हो जाएगा सी नंबर। चलेंगे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। साइन ए प्लस बी बराबर 1, कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2, ये इजी क्वेश्चन है। ए प्लस बी, साइन का वैल्यू साइन का वैल्यू 1 कब होता है, साइन का वैल्यू 1 तब होता है जब ए प्लस जब 90 डिग्री हो। कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2, ए माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2 कब होगा, जब ए माइनस बी 60 डिग्री हो। यहाँ से पूछ रहा है ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे 9 6 15 150/2 बराबर 75 डिग्री आंसर। चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 900 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। तो इस प्रकार से कितना टाइम लगेगा, तो ट्रेन की लंबाई को प्लेटफॉर्म की लंबाई से ऐड कर देते हैं और इसकी चाल से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया टोटल डिस्टेंस, ये होगा टोटल स्पीड 108 गुने 5/18। किसी भी किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो उसको 5/18 से गुना कर देते हैं, 5/18 से गुना कर देंगे। 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 900 900 1800 बटे 6 × 30, इसको जब डिवाइड करेंगे 60 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 60 आंसर। चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन में। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला, सरसों का तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यहाँ पे क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है। पानी पी रहे हैं थोड़ा। इसमें बोल रहा है सरसों का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना चाहिए, यहाँ पे लैंग्वेज में बहुत ट्विस्ट किया गया है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। सरसों का अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस मान लेते हैं 100 है, CP SP, ये हो गया क्रय मूल्य। सरसों के तेल का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसके क्रय मूल्य मान लेते 100 है, इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, मतलब ये 125 है। ठीक है, अब बोल रहा है यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है, यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाए तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। कोई भी वस्तु है उसको अगर बिना किसी लाभ या हानि पे बेचा जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि उसको क्रय मूल्य पे ही बेचा जा रहा है। अगर क्रय मूल्य पे बेचेगा तभी ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा, जिस मूल्य पे वो खरीदा उसी मूल्य पे बेच देगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा, मतलब इसका SP भी 100 है। अब पूछ रहा है कि इसे कितने प्रतिशत कम पे बेचा जाना चाहिए, अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पे बेचा जाना चाहिए। तो अंकित मूल्य से कितने कम पे बेच रहे हैं, 25। अब इसका परसेंटेज में निकाल लेंगे, 25/125 गुने 100, 25 × 125, 5 20 100, 20%। चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। एक पुरुष एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10 दिन में 15 दिन में और 10 दिन में 15 दिन में और 30 दिन में पूरा करता है। मिलकर कार्य करने में एक पुरुष एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मेन जो है किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बॉय जो है उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, वुमेन जो है उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। इसका LCM ले लेंगे, क्या हो जाएगा 60,
तीनों का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 10 छका 60, 15 चौका 60, 30 दूनी 60। अब पूछ रहा है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 60 बटे 6 4 10 2 12, 12 पचे 60, 5 डेज। इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर। चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन में। ये 265 का पावर है 4081, 4081। इसमें बोल रहा है 265 4081 प्लस 9, इसको अगर 266 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। जब 265 को जब 266 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 265 शेषफल होगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट से यहाँ पे -1 का रिमाइंडर होगा। -1 का पावर 4081 क्या हो जाएगा, -1 ही होगा। -1 का ऑड नंबर पे जितना पावर होगा वो -1 ही होगा। -1 प्लस 9 ये हो जाएगा इसका शेषफल। 9 में से 1 गया 8, इसका 8 हो जाएगा आंसर। चलेंगे नेक्स्ट वाले में। इसमें बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90, ए बी प्लस बी सी प्लस ये का। देखिए बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं वैल्यू पुट करके बनाना है, बट एग्जाम में आपको वैल्यू पुट तभी करना है जब क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ा हो। जब डायरेक्ट फार्मूला सेट हो रहा है तब डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाना है, क्योंकि अगर वैल्यू पुट करने से क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो डायरेक्ट फार्मूला लगने से आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 16 256, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है 90 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को यहाँ पे हम x मान लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल रहे हैं। 256 में से 90 घटा देंगे, यहाँ पे भेजेंगे। 256 में से 90 घट जाएगा 6, 25 में से 9 गया 16, 166 बटे 2 बराबर 83 डिवाइड होकर आंसर सी नंबर। नेक्स्ट नंबर में चलेंगे। एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाएँ, 5 वस्तुओं की व्यय खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाएँ। किसी योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है। 3 वस्तु जब खरीद रहा है इसको 4 वस्तु मुफ्त मिल रहा है, और 5 वस्तु जब खरीद रहा है जिसको 6 वस्तु मुफ्त मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा है, 1 एक्स्ट्रा मिल रहा है। इस केस में भी 1 एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसमें 1 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1/3 गुने 100, 33% इसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसमें कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1/5 गुने 100, लगभग 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इस केस में 33 किस वस्तु खरीद पे किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम, इसमें 33% एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब छूट प्रतिशत अधिकतम इसमें है। 1 नंबर 3, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला नंबर में चलेंगे। अगला नंबर तालिका पर क्वेश्चन है। तालिका इसमें बनाना है, इसलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। 8 पुरुष किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करती है। 8 पुरुष किसी कार्य को 45 दिन में पूरा करता है और 8 महिला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, तो 5 पुरुष और 8 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, इसको देखेंगे। 8 पुरुष के एफिशिएंसी को हम यहाँ पे मेन लिख देंगे, 8 45 दिन में पूरा करते हैं। 8 महिला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करती है। 8 से 8 कैंसिल, महिला को W से लिखेंगे, M बटे W बराबर 18/45, 2 नमा 18 और 5 नमा 45, 2 नमा 18 और 5 नमा 45। M की एफिशिएंसी मेन का 2 हो जाएगा, वुमेन का 5 हो जाएगा। अब बोल रहा है 5 पुरुष और 8 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 5 पुरुष 5 गुने 2 प्लस 8 महिला 8 गुने 5 उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, T दिन में पूरा करेंगे। ये टोटल वर्क का यूनिट हो गया। तो 8 गुने M का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 और 45, ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ से T का वैल्यू निकाल लेंगे। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 नंबर 45, 5 यहाँ से कॉमन निकाल के 9 कैंसिल कर दिए, ये हो जाएगा 8 2 10 T, 9 दूनी 18, 18 8 44 से ये हो जाएगा 72 दूनी 44, 144 और 5 दूनी 10, T बराबर हो जाएगा 72/5, 14 पचे 70, 14 पूर्णांक 2/5, 14 पूर्णांक 2/5 ये आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले वाले में।
अगला वाला क्या बोल रहा है, ए बी का 95% है, ए है और बी है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, बोल रहा है ए बी का 95% है, बी का 95% है, बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा 95, 19 पचे 95, 20 पचे 100, ये हो जाएगा। अब बोल रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, तो ए का बी कितना प्रतिशत है, 20/19 गुने 100, 20/19 गुने 100, ये हो जाएगा 2000/19। आपको 1 से 30 तक का टेबल याद होना चाहिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए। 19 से कम 19, 10, 0, 1900, 19 पचे 95, 5 बचा 5/19, 5/19 ये हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। दो धाविकाएं यहाँ पे 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से 200 मीटर लंबाई की एक ट्रैक पे दौड़ना शुरू करती है। ये 200 मीटर लंबा कोई ट्रैक है, 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ना शुरू करती है, 18 से और एक 24 से दौड़ना शुरू करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जब दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलेगी, इस टाइप के क्वेश्चन में निकालने के लिए कब मिलेगा, पहले हम दोनों का इंडिविजुअल टाइम निकालने कि दोनों इंडिविजुअली साइकिल ट्रैक को कब कंप्लीट करती है। तो सबसे पहले दोनों का इंडिविजुअल टाइम निकालेंगे। तो एक का कितना लगेगा 200 बटे, ये सोनी का हो गया 200 बटे 18 गुने 5/18, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 40 सेकेंड। सोनी को कितना टाइम लगा 40 सेकेंड, और मोनी को कितना टाइम लगेगा 200 बटे 24 गुने 5/18, 24 गुने 5/18, 3 छक 18 और 4 छका 24, 4 पचे 20, 10 तिहाई 30, ये हो जाएगा 30 सेकेंड। एक को 40 सेकेंड लगा, एक को 40 सेकेंड लगा और एक को 30 सेकेंड लगा। अब एक साइकिल ट्रैक पे एक को 40 सेकंड लगा चलने में और एक को 30 सेकंड लगा, तो दोनों को शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, दोनों शुरुआती बिंदु पर तब मिलेंगे, ये दोनों का एलसीएम के बराबर होगा जब तभी ये शुरुआती बिंदु पे मिलेंगे। 40 और 30 का एलसीएम 120 सेकंड होगा। आपको हमेशा 40-30 का एलसीएम मतलब बिना निकाले हुए 120 लिख देना, तभी आप समझेंगे आपका कैलकुलेशन सही है। चलेंगे नेक्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में पीएबी एक छेदक रेखा है, पीएबी ये हो गया, पीएबी एक छेदक रेखा है। अब पी से वृत्त की स्पर्श रेखा ये 8 सेंटीमीटर ये स्पर्श रेखा हो गया। पीटी बराबर 8 सेंटीमीटर, पीटी यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो गया। पीए बराबर 6 सेंटीमीटर, पीए 6 सेंटीमीटर हो गया। ए बी 1 सेंटीमीटर, ए बी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो गया। अब पूछ रहा है कि एक्स का मान निकालना, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। स्पर्श रेखा की थ्योरी से जानते हैं पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी। पीटी स्क्वायर कितना हो जाएगा 6864, पीए 6 सेंटीमीटर, पीबी 6 + x, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 32 दूनी 64, 32/3 - 6, ये हो जाएगा x का वैल्यू। 6 × 18, 18, 32 में से 18 के क्या हो जाएगा 14, 14/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी। नेक्स्ट वाले में चलेंगे। दो संकेंद्रित वृत्तों की 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, जिसमें पहले वाले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और दूसरे वाले त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ये हो गया 1, ये हो गया 2। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त के लिए वो जीवा होनी चाहिए और छोटे वृत्त को स्पर्श करना चाहिए। बड़े वृत्त की जीवा है, ये हो गया बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यहाँ पे छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब इसकी लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ से इस पर अगर लंब डालेंगे तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये हो जाएगा छोटे वृत्त की त्रिज्या। छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है इस जीवा की लंबाई क्या होगी, यहाँ पे इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो ट्रिपलेट से जानते हैं 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, तो 3 दूना
ये हो जाएगा 3 दूना 6, 5 दूनी 10, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा ट्रिपलेट से, 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। तो इस तरह से 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया। हमको पता है कि डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी तो 8 और 8 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला एक अच्छा क्वेश्चन है। 6 के पावर 25 प्लस 6 के पावर 26 प्लस 6 के पावर 27 प्लस 6 के पावर 28 पूछ रहा है कि अगर इसको 6 से निम्नलिखित में किस संख्या से विभाज्य है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के लिए इससे जो कॉमन है वो निकाल लेंगे। तो 6 के पावर 25 सब में कॉमन है, तो 6 के पावर 25 इसे कॉमन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 1, 6 के पावर 25, 6 के पावर 1 बचेगा प्लस 6, यहाँ पे 6 के पावर 25 से 6 के पावर 25 6 के पावर 27 में से निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर बचेगा। 6 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 36। इसी तरह से यहाँ पे 6 का क्यूब बचेगा जिसको लिख सकते हैं 216। ये हो गया 6 के पावर 25, 6 6 12, 12 6 18 1 19 के 9, बाकी राहत में 1, 21 3 24, 24 1 25, 259। 259 इसमें मल्टीप्लाई है, 259 से मतलब ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा, 259 ये है। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। चलेंगे इसमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1। तो कॉट थीटा का मान निकालें। इस क्वेश्चन में चाहे तो वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, बट वैल्यू पुट करने में ये होता है कि 2-3 बार वैल्यू पुट करना पड़ जाएगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि इस समय ये सिंपल सा इक्वेशन है तो इक्वेशन को ही सॉल्व कर देते हैं। 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1। यहाँ से लिखेंगे 3 sin, यहाँ से हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, वहाँ पे इसको कर देंगे क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसको यहाँ भेज दिए 3 sin थीटा कॉस साइन थीटा को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 2 sin थीटा, कॉस थीटा को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 2 cos थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा का कब बराबर होता है? जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। थीटा का वैल्यू जब 45 डिग्री होगा तो कॉट थीटा का मान 1 होगा। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। अगला नंबर चलेंगे। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा यदि पाइप और 22/7 का प्रयोग करें। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में लग रहा है बट एक कैलकुलेटिव सवाल है, इसको अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जाम में एक भी गलती इस क्वेश्चन से आउट कर देगा। 4.2 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या है, 4/3 स्फीयर का गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 22/7, 4/3 पाई आर क्यू 4.2 यहाँ से आप काटेंगे इसको 27 गुने 0.2। अब यहाँ से कैलकुलेशन पार्ट में ध्यान रखना है क्या, सबसे पहले क्या देखना है दशमलव के 3 अंक के बाद तक का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो दशमलव के 3 अंक बाद आएगा, क्योंकि एक अंक बाद है, एक अंक बाद, एक अंक बाद, 3 अंक के बाद आएगा गुना में। तो यहाँ से इस तरह से चारों ऑप्शन यहाँ से सही लग रहा है। यहाँ पे 4 गुना है, यहाँ पे 4 गुना है, इसका मतलब कि ऑप्शन जो भी रहेगा 4 से डिविजिबल रहेगा। 34 डिविजिबल नहीं है, 25 डिविजिबल नहीं है, या तो यह होगा या तो ये होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, 11 गुने 2 22, 11 इसमें जो भी आंसर आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा क्योंकि यहाँ पे 22 है। तब इससे इसको चेक करेंगे 7 2 9, 9 2 11, 9 8 17, 17 4 21। ऑड और इवेंट डिजिट के ऑड और इवेंट 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, ऑड और इवेंट डिजिट को पे जो डिजिट है उसके सम को जब घटा देंगे, दोनों को ऑड और इवेंट डिजिट वाले सम को जब घटा देंगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 22 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब ऑड और इवेंट डिजिट को घटाते हैं तो यहाँ पे 10 आता है, इसका मतलब 11 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको चेक करेंगे 3 6 9, ये 4 4 8 1 9, ये 11 से डिविजिबल है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। इसको गुना करने का जरूरत नहीं इतना बड़ा। इस प्रकार से हम इस तरह से 25 क्वेश्चन निकाल सकते हैं एग्जाम में तेजी से। आपका कैलकुलेशन पर स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए।